नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों के बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर। रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कहा, शिवाजी महाराज की वजह से लोगों में स्वराज की भाषा हुई थी जागृत। भाजपा ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को घेरा। कहा, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है स्टालिन सरकार। डीएमके के मंत्री के पोनमुडी पर लगाया हिंदू धर्म के अपमान का आरोप। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़। 2 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान हनुमान का जन्मोत्सव। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और आईपीएल में आज 2 मुकाबले। लखनऊ में गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से, तो वहीं हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगी भिड़ंत। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह ने रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद रहे। इस बीच समाधि स्थल के जीर्णोद्धार की शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज को स्थापित किया और सुशासन का बेहतरीन उदाहरण पेश किया था। मैं राजमाता जिजाऊ को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शिव चरित्र को पढ़ा है। जिजाऊ ने छत्रपति को न केवल जन्म दिया, उनको स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा भी जिजाऊ ने दी। एक बाल शिवा को, समग्र देश को स्वतंत्र कराने का विचार भी जिजाऊ ने दिया और एक बाल शिवा को हिंदवी स्वराज के संस्थापक बनाने का विचार भी जिजाऊ ने दिया। और अमित शाह ने साथ ही कहा कि शिवाजी महाराज का मतलब संकल्प, समर्पण, स्वराज है। उन्होंने साथ ही कहा कि देश भर के युवाओं को इस प्रेरणा स्थल पर आना चाहिए। मैं उस व्यक्ति के ऐतिहासिक राज्यसभा में खड़ा हुआ था जिसने हिंदुस्तान के कण कण में स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए, स्वराज के लिए मरने की एक अमर जिजीविषा पैदा करने का काम किया। चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ ये महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज में बदल गया और कुछ ही सालों में यहां से अटक से कटक तक, बंगाल तक, दक्षिण में तमिलनाडु तक, गुजरात समेत समग्र देश को स्वराज का स्वप्न सफल होता हुआ दिखाई पड़ा। अब एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बीजापुर जिले में आज सुबह सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और नक्सली सामान बरामद हुए हैं। मुठभेड़ सुबह करीब 9 बजे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के जंगल में हुई। दरअसल सुरक्षा कर्मियों की एक टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, जिसके बाद ये गोलीबारी शुरू हो गई। सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग जारी है। मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान की संभावना है। फिलहाल सर्च अभियान जारी है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन की कड़ी में मुर्शिदाबाद जिले के जलांगी बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मुर्शिदाबाद जिले के जलांगी बीडीओ कार्यालय में बर्बरता की नृशंस घटना से बहुत क्षुब्ध हूं।
इसे वक्फ विरोधी कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के वेश में कट्टरपंथी तत्वों ने अंजाम दिया। शुभेंदु अधिकारी ने तोड़फोड़ की इस घटना को पूर्व नियोजित बताया है। उन्होंने कहा कि जिहादी ताकतों द्वारा लोकतंत्र और शासन पर हमला था। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार से सवाल किया है कि इस तरह की अराजकता को ममता सरकार अनुमति क्यों दे रही है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा इस आतंकी कृत्य की निंदा करते हुए कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं करने को लेकर भी सवाल किया है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नैतिक जिम्मेदारी है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला है। ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं। उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में ये घटना लोगों को दिल दहलाने वाली घटना है कि सरकार के समक्ष ये घटना हो रही है। एक दिन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये हद की सीमा पार। और वही वक्फ संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि मां, माटी और मानुष की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। साथ ही उन्होंने ममता सरकार पर जानबूझकर हिंसक प्रदर्शनों को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कंप्लीट एनार्किक सिचुएशन बन चुकी है और मां, माटी, मानुष सुरक्षित नहीं है। अब केवल मुस्लिम अपीसमेंट हो रही है। कहीं पर मुर्शिदाबाद में आगजनी, कहीं पर बीडीओ की ऑफिस पर हमला, कहीं पर हिंदुओं की दुकानों पर हमला, कहीं पर सैफरन फ्लैग हटाया जा रहा है, कहीं पर रेलवे पर हजारों लोग जाकर अतिक्रमण कर रहे हैं ताकि रेलवेज काम ना कर पाए। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी या तो असक्षम है या वो जानबूझकर इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि वक्फ बहाना है, आग लगाना है सीए की तरह और वोट बैंक की दुकान चमकाना है। अगली खबर, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने वक्फ कानून को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा के दौरान वक्फ बिल पर नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह चुप्पी साध रखी थी, इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश है। बसपा की मुखिया मायावती ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना, अर्थात सीएए की तरह संविधान उल्लंघन का मामला होने के विपक्ष के आरोप के बावजूद इनका चुप्पी साधे रहना क्या उचित है। इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश और उनके इंडी गठबंधन में भी बेचैनी स्वाभाविक है। उन्होंने आगे कहा कि वैसे भी देश में बहुजनों के हित, कल्याण एवं सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में इन वर्गों के आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी और निष्क्रिय बनाकर उन्हें वंचित बनाए रखने के मामले में कांग्रेस, भाजपा आदि ये पार्टियां बराबर की दोषी हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इनके छलावे से बचना जरूरी है। मायावती ने कहा कि इनके ऐसे रवैयों के कारण उत्तर प्रदेश में भी बहुजनों की स्थिति हर मामले में काफी बदहाल और त्रस्त है, जबकि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट है। साथ ही बिजली और अन्य सरकारी विभागों में बढ़ते हुए निजीकरण से हालात चिंतनीय हैं। सरकार जन कल्याण का संवैधानिक दायित्व सही से निभाए। और वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में क्लीन ओखला ग्रीन ओखला संस्था द्वारा शाहीन बाग ओखला में धन्यवाद पदयात्रा निकाली गई। साथ ही AIMPLB के खिलाफ जांच की मांग की गई। धन्यवाद पदयात्रा में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संस्था के कन्वीनर शहजाद अली इदरीसी ने बताया
कि संस्था के पदाधिकारियों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजा। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने वक्फ कानून की जमकर तारीफ की और इसे मुसलमानों के पक्ष में करार दिया। वक्त आ गया एक ब्रेक का, जल्दी ही लौटेंगे और देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया हुआ होगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर समाचारों का बुलेटिन। आगे की खबरों में, उत्तर प्रदेश के आगरा में आज करनी सेना की स्वाभिमान रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राणा सांगा जयंती पर आयोजित यह जनसभा एतमादपुर क्षेत्र के गढ़ी रामी गांव में हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए शुक्रवार रात से ही अलग अलग जिले और शहरों से लोग पहुंचे हैं। दरअसल सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर विवाद गहराता ही जा रहा है और इसी बयान के विरोध में इस जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए कमर कस चुकी है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है और अब तक 1300 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF, 8 कंपनी PAC और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अधिकारी सभा स्थल से लेकर सुमन के घर तक के पूरे रूट पर तैनात किए गए हैं। क्षेत्र में एक हिंदू सनातन सभा की अनुमति ली गई है आयोजकों द्वारा और जनसभा स्थल पर भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना है, जिसको लेकर पुलिस ने भी अपना मजबूत प्रबंधन वहाँ पे तैयार किया है। पूरे सिटी जोन आगरा को किसी भी कानून व्यवस्था की बिगड़ने की स्थिति से स्वतंत्र रखने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है और माननीय सांसद जी के आवास के निकट भी मजबूत सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है। और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की महाराणा सांगा पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत करनी सेना और अन्य संगठनों से जुड़े लोग आगरा के गढ़ी रामी में जुटने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग भगवा साफा और हाथों में झंडे लिए सम्मेलन स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। करनी सेना और सम्मेलन में आने वाले लोगों की मांग है कि रामजी लाल सुमन को अपने अभद्र बयान पर माफी मांगनी ही होगी। इस समय हम गढ़ी रामी में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का आना जो है वो शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों का सैलाब जो है वो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर जो गढ़ी रामी में जो ये स्थल है, सभा स्थल है, वहाँ पर लोग लगातार पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये जो सम्मेलन है इसको यहाँ पर आयोजित किया है और रक्त स्वाभिमान सम्मेलन इसको नाम दिया है, क्योंकि महाराणा सांगा को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने अभद्र टिप्पणी की है उसकी आक्रोश में ये सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है। और जो करनी सेना के नेता हैं उनका कहना है कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे
तब तक वो विरोध करते रहेंगे और उनको सही इतिहास जो है वो बताया। सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था जो है की गई है। आसपास के इलाके में पुलिस डिप्लॉय किया गया है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई। पूरे आगरा इलाके में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जिस तरीके से लगातार मांग कर रहे हैं करणी सेना, क्षत्रिय संगठन और सनातन संघ के लोग की, जिस तरीके से अपमान किया है लालजी लाल सुमन ने मौलाना सांगा का, उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन रामजी लाल सुमन अभी तक अपने बयान पे अड़े हुए हैं। उन्होंने माफ़ी से इनकार किया है और उनके घर की भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। मेरी मांग है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो माफ़ी पूरे देश के क्षत्रियों से माफ़ी मांगे। जो भी संसद में या बाहर खड़े होकर के बोल देता है कि ये थे वो थे, ऐसा न बोला जाए, किसी मान सम्मान में ठेस न पहुंचाई जाए। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए संसद में अच्छा कानून बनाया जाए, सख्त कानून बनाया जाए, उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो उनकी, और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि माफ़ी तो मांगे ही, साथ इसके खिलाफ जो है कानून भी बने कि जिस तरीके से लगातार जो है कई लोग जो है देश के महापुरुषों का अपमान करते रहे हैं, उसके विरोध में जो है कानून बनना चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए। इसकी भी मांग जो है यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो लोगों का आना शुरू हो गया है और 1 बजे के बाद जो है यहाँ पर ये सम्मेलन जो है इसकी शुरुआत होगी। रक्त स्वाभिमान सम्मेलन इसको नाम दिया गया है और दूर दूर से लोग यहाँ पर इसके लिए जुटना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन सुनील के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, गढ़ीरामी, आगरा। आगे की खबरों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 साल पहले सीआरपीएफ जवान हेमराज की वीरांगना से एक भाई का फर्ज निभाने का किया वादा पूरा किया। दरअसल जवान हेमराज की पुलवामा में शहादत के 6 साल बाद आज उनके आंगन में पहली बार बेटी के शादी के मौके पर जश्न का माहौल था। तो इस मौके पर पहुंचकर ओम बिरला ने वीरांगना मधुबाला का भाई बनकर उन्हें मायरा चढ़ाया। इस भावनात्मक दृश्य को देख वहां मौजूद हर कोई भाव विभोर हो उठा और शहीद हेमराज की याद में आंखें भर आई। सांगोद में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सांगोद विधायक एवं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने वीरांगना मधुबाला को मायरा पहनाया। दरअसल पुलवामा हमले के बाद शहीद हेमराज की शहादत से परिवार पर दुख और मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। उस समय मुसीबतों में घिरे परिवार को स्पीकर ओम बिरला ने संबल प्रदान किया था। बीते 6 साल से वीरांगना मधुबाला राखी और भाई दूज पर उन्हें राखी बांधती और तिलक लगाती आ रही हैं। ऐसे में शहीद हेमराज और वीरांगना मधुबाला की बेटी की शादी का मौका आया तो एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शहीद के परिवार के साथ खड़े नजर आए। अगली खबर, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित रेलवे स्टेशनों पर हुई तोड़फोड़ की कई घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंपने का अनुरोध किया है। अगली खबर, देश भर में आज श्री हनुमान प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है। इस पावन मौके पर भक्त भगवान हनुमान जी के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी के मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। भक्ति के रस में डूबे श्रद्धालु जय श्री हनुमान के नारे भी लगा रहे हैं। और इधर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ये श्रद्धालुओं के उत्साह का दृश्य आप 4 जगहों से देख रहे हैं, अयोध्या, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली से।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देशवासियों को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। संकट मोचन की कृपा से आप सभी का जीवन सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे, यही कामना है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हनुमान जयंती के अवसर पर करोल बाग स्थित संकट मोचन धाम सिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। तो आज श्री हनुमान प्राकट्योत्सव है और ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस मंदिर में पहुंची हैं दर्शन और पूजन के लिए और काफी संख्या में श्रद्धालु आज श्री हनुमान प्राकट्योत्सव के मौके पर अवसर पर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह और उसी सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी इस मंदिर में पहुंची हैं। करोल बाग स्थित ये मंदिर है जहां पर कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दर्शन और पूजन के लिए पहुंची। और अब बात खेल के मैदान से। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में आज होने वाले पहले मुकाबले में लखनऊ में गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। लगातार 4 मैच जीतने वाली गुजरात की टीम को रोकना लखनऊ के लिए आसान नहीं रहने वाला, लेकिन एलएस जीत के लिए अच्छी बात यह है कि इस टीम ने 2 लगातार मुकाबले जीते हैं। लखनऊ में परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के अनुकूल नहीं होंगी। ऐसे में किसी एक पेसर की जगह पर गुजरात की टीम वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। गुजरात की टीम फिलहाल अंक तालिका में शीर्ष पर है, वहीं लखनऊ की टीम 6ठे स्थान पर है। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में आज दिन के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। एसआरएच ने पहला मैच जीतने के बाद लगातार 4 मैच हारे हैं। हैदराबाद टीम का आक्रामक तेवर इस बार काम नहीं आया और टीम को अपने शीर्ष क्रम से उम्मीदों के अनुरूप शुरुआत नहीं मिली है। वहीं पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया है। पंजाब किंग्स ने अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में से 3 में जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 23 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से हैदराबाद ने 16 मैच जीते हैं, तो वहीं पंजाब सिर्फ 7 मुकाबले जीत पाई है। क्रिकेट की दुनिया से एक और खबर। टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट के क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान के लिए इंग्लैंड के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा। उन्हें नाइटहुड का सम्मान दिया जाएगा। जेम्स एंडरसन ने पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ करियर का आखिरी टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला था। उन्होंने करियर में 188 टेस्ट मैच खेले हैं। उनसे ज्यादा टेस्ट मैच दुनिया के किसी भी गेंदबाज ने नहीं खेले। एंडरसन ने टेस्ट में 704, वनडे में 269 और T20 में 18 विकेट अपने नाम किए हैं। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।